जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का मॉडल सेट 2 हिंदी इलेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पे करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्या क्या है। तो इसमें आपको समय 1.5 घंटा दिया जाएगा और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि आपको पढ़ लेना है कैसा कैसा है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन का आपको बताते हैं किस प्रकार से आंसर देना है, कितना क्वेश्चन पर कितना मार्क्स मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा पार्ट में बटा हुआ है। तो खंड क में देखिए हमारा क्या है, अपठित बोध है। ठीक है, ये आपका वही गद्यांश दिया गया जो कि आप कभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब चेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिया गया क्वेश्चन 1 में क्या, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, आपको जो यहाँ पर दिया गया है उसका आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आपको 2-2 मार्क्स करके मिलने वाला है। तो 3 दूना 6 नंबर आपको इससे मिलने वाला है पैसेज से। चलिए पैसेज को पढ़ लेना है आप लोगों को। हम पैसेज पढ़ लिए, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। पैसेज में ही सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए पैसेज से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पहला कौन नंबर में क्या कि प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है। कैसे आपको बताना है कि प्रदूषण की समस्या जो है वो विज्ञान की देन है, कैसे है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको पहले बता देते हैं इसको कि प्रदूषण की समस्या आज की एक बड़ी समस्या है। यह समस्या विज्ञान की देन है। बढ़ते हुए उद्योग धंधों से यह पनपी है। जब तक शहर नहीं बना था तो प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। प्रकृति में संतुलन बना हुआ था। वायु और जल शुद्ध थे, धरती उपजाऊ थी। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है कि जब प्रदूषण का समस्या उसका विज्ञान का देन कैसा है, कैसे है। ठीक है, तो ये समस्या विज्ञान का ही देन है क्योंकि देखिए जब मतलब उद्योग धंधा नहीं था या शहर नहीं था तभी तो मतलब हमारा वातावरण ठीक था, उसके बाद ही ना गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको पैसेज में हाईलाइट कर दिए हैं। आपको जो ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो आपको पैसेज को पढ़ना है। पैसेज में आपको मिल जाएगा पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है वही पर्यावरण है। आइए पैसेज में इसका आंसर को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो येलो कलर का है यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। प्रकृति चारों तो जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है महसूस होता है वही पर्यावरण है। ठीक है, सारा चीज़ आपको पैसेज में मिलेगा। अब देखिए क्या कि पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है, इसका भी आंसर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर है पर्यावरण और प्रदूषण का। तो पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है, यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, जो येलो कलर का है क्या है यहाँ पे आंसर इसका, पर्यावरण अशुद्ध होना ही प्रदूषण है। अब देखिए आगे क्या है हमारा, उसको बनाना है। अथवा में देखिए आप प्रश्न है। ठीक है, अथवा में प्रश्न है तो आपको ऊपर वाले को बनाना है या तो नीचे वाले को। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसको पद्यांश को पढ़ लेना है। क्या लिखा है यहाँ पे, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। आपको आंसर बता देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अनय का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताए कि अनय के सम्मुख क्यों नहीं झुकना चाहिए। इसका आंसर है अनय का अर्थ अत्याचार या अन्याय होता है। अन्य के सम्मुख झुकने से हमारी आन बान शान मर्यादा खत्म हो जाती है। ये हो गया हमारा क। दूसरा ख नंबर में क्वेश्चन क्या है कि मरण के मुख पर चरण धरो का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मरण के मुख पर चरण धरो से कवि का तात्पर्य है कि वो मौत से ना डरे अपितु मौत को अपने वश में करे। ठीक है, अब देखिए गौ में एक क्वेश्चन है कि पद्यांश में कवि का क्या प्रेरणा दे रहा है। तो पद्यांश में कवि निम्नलिखित प्रेरणा दे दी। क्या क्या दे रहा है, पहला देखिए यहाँ पर कवि ने बताया कि व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के साथ साथ जीना चाहिए। दूसरा बताया कि उसे किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो डर मृत्यु की हो। ठीक है, तीसरा बताया कि मृत्यु के डर को दूर कर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना चाहिए। आपको बिंदास जीवन जीना है, आपको मृत्यु से डरना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो आपको ऊपर वाले को बनाना है या तो नीचे वाले को अथवा में। ठीक है, जो अथवा प्रश्न रहेगा आपको नीचे वाला ऊपर बनाना है। ठीक है, अब देखिए हमारा खंड क खत्म हो गया। आता है खंड ख। क खत्म हो गया, खंड ख में देखिए क्या है, व्यक्ति
और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। इसमें कुछ कुछ छूटेगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आपको इसमें 2 को बनाना है, ठीक है, कहीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5-5 नंबर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन में आपको 5 आंसर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर। यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा राष्ट्रीय एकता विषय पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं पहले कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर का महत्व देखिए, दुनिया में शायद ही कोई इंसान हो जो कंप्यूटर के बारे में न जानता हो। आज के समय में कंप्यूटर का हर क्षेत्र में ज़बरदस्त योगदान है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में यह लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अस्तित्व बन चुके हैं। समय समय पर कंप्यूटर की लेटेस्ट तकनीक से कोई विकास भी हुए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। आज कंप्यूटर तेज और आसानी से सुलभ हो जाते हैं और हम लोगों को पलक झपकते ही सभी जरूरी सूचना उपलब्ध कराते हैं। कंप्यूटर मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और इस प्रकार इनका प्रसार किया जाना चाहिए कि लोग जो है इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और लेटेस्ट तकनीकों के साथ अपने जीवन का पोषण कर सके। हालांकि आमतौर पर सभी छात्रों को इसकी ज़रूरत है। धीरे धीरे कंप्यूटर की आवश्यकता भी बढ़ रही है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी में वृद्धि के साथ साथ कंप्यूटर साक्षरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। घरों में कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर से जुड़े अन्य अनुप्रयोगों का उपयोग करने का साधन है। डिजिटल साक्षरता के बारे में बच्चों को शिक्षित करना वास्तव में कंप्यूटर में साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए यह महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर साक्षरता होना बेहद जरूरी है और महत्वपूर्ण है। विश्व भर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऐसे हम सब के लिए कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करना आवश्यक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि उसी में कि साक्षरता पर लिखिए या तो राष्ट्रीय एकता पर, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय एकता विषय पर जो है निबंध दूसरे वीडियो पर देखने वाले हैं। अभी हमको कंप्यूटर का बता दिए, इसको आप लोग तब तक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा गाँव में आता है, ख को छोड़ दिए, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। समाचार लेखन के लिए, समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन। यहाँ पर क्या है, पहला सत्यता। सत्यता समाचार का प्रथम गुण है। पत्रकार या समाचार लेखक अपने समाचार पत्र में जिस किसी के कथा या समाचार को प्रस्तुत करे उसमें सत्यता का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है, सत्यता। अब क्या है, वह कल्पना की उड़ान न होकर घटित हुई घटना होनी चाहिए जो कि पाठक के हृदय को स्पर्श करे। सत्यता के अभाव में समाचार अपनी विश्वसनीयता को खो बैठता है। समाचार लेखक को घटना का समाचार बनाकर उसे अच्छा ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अब आगे क्या है देखिए, क्या कि रोचकता। समाचार तभी सफल है जब वो पाठकों के मन को पूर्णतः बांधे रखे। पाठक को मन को पकड़ने के लिए उसका रोचक होना आवश्यक है। समाचार को रोचक ढंग से लिखा जाना चाहिए। समाचार लेखक के ऐसा ढंग निकालना चाहिए कि पाठक उसके समाचार में रुचि ले। समाचार लेखक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठ को पढ़ने के लिए प्रेरित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। नीरस और अरुचिकर समाचारों को पाठक नहीं पढ़ते, अतः समाचार में रोचकता अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है कि स्पष्टता। समाचार लेखक को समाचार स्पष्ट वाक्यों में लिखना चाहिए। उसके लिखने का ढंग जो है वो ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसके समाचार को पढ़े। लंबे और जटिल तथा दुरहु वाक्य समाचार को बाजिल बना देते हैं। तेज गति से भागते हुए जीवन में पाठक के पास इतना समय नहीं होता कि वो जटिल वाक्यों को स्पष्ट करता है। फिर वह तो चाहता है कि समाचार दर्पण की भांति उसके सामने स्पष्ट हो। और भी बहुत सारा है जिसको हम शॉर्ट में लिख दिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए हो गया हमारा ग तक, और ख भी छूटा है जो कि आपको जो छूट रहा है ना सारा एक वीडियो में करा दिया जाएगा। अब हमारा खंड क ख खत्म हो गया। अब खंड ग हमारा स्टार्ट होता है जो कि आपका पाठ पुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसमें आपको 5 नंबर मिलने वाला है। क्या लिखा है, निम्नलिखित काव्यांश में किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको 2 यहाँ पे काव्यांश दिया गया, तो दोनों में से किसी एक का देना है, 5 नंबर मिलने वाला है। नव तारक सा खंडित पुलकित यह थूर धरा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस्पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टंटा कंचन हीरक पिघला। तो इसका आपको व्याख्या करना है कि क्या कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम लिख दिए इसका व्याख्या, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि व्याख्या। कवियत्री कहती है कि सोना तो आकाश के तारों के समान टूट फूट कर विभिन्न रूपों में प्रसंचित होकर देवताओं की धरा को चूम रही है तथा अंगारों के मधुर रस को पीकर अर्थात बार बार आगे
में आग में पिघला कर नया रूप धारण कर निखर उठता है और केसर के किरणों को समान झूम रहा है। सभी अपने अपने ढंग से जीवन सत्य को अपना रहे हैं, अनमोल बना रहे हैं। चाह में कंचन सोना भला कब टूटता है और हीरा कब पिघलता है, दोनों अपना अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो हमारा ये पहला जो यहाँ पे दिया गया है काव्यांश, उसका उत्तर हो गया। अब ख्वाब में जो काव्यांश दिया गया उसका हम व्याख्या देखेंगे। क्या लिखा है उसको पहले पढ़ लेते। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृंगाल भुगते, भीत भावना भोर सुनहरी नैनों के नौ निकट लाती है। ठीक है, अब इसका हम व्याख्या को देखते हैं। चलिए व्याख्या को इसका देखते हैं क्या है कि व्याख्या। अंधेरे को देखकर हमारी आंखें दुखने लगती है, हम बुरी बुरी चिंताओं में उलझकर अपने प्राण सुखाते रहते हैं। इस अंधेरे में सियार और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से अंधेरा और गहरा रह जाता है। मन से डर समाया होता है, इसलिए सुनहरी सुबह आंखों के सामने नहीं आती। आंखें जिस सुबह सुखद क्षण की प्रतीक्षा करती है वह निकट नहीं आ पाती। सुख की चाहत जीवन के संघर्ष में काल्पनिक है। ये हमारा जो ख में काव्यांश दिया गया उसका उत्तर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना था आपको। दो प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 3-3 करके 6 नंबर मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन में 3 नंबर। क्या है कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। क्वेश्चन को देख लिए, आंसर देखिए अब यहाँ पर क्या है कि कवियत्री मानव को सांस्कृतिक माया मोह सुख सुविधाओं भोग विलास नाते रिश्ते आदि के बंधनों से मुक्त होकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए मानव की जागृति का संदेश दे रही है। जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क में जो है उसका आंसर हो गया। अब देखिए ख में क्या है, सब सारा ये पाठ्य पुस्तक है। ठीक, क्या है कि बादल का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है। तो बादल का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी अधीरता से बादलों की ओर देखता रहता था। ये हमारा ख का उत्तर हो गया। अब गौ में देखिए क्या है। गौ में कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। जो रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है। जो घर वापसी जो कहानी है उसमें क्या बताया गया, तो उत्तर है कि रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था कवि ने बताई है। उसके घर में घोर गरीबी है। गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव व तनाव है, जिसके कारण सब एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्त मधुरता को कम कर देता है। करीब होते हुए भी अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। अगर आप गरीब हैं तो आप किसी से जो अमीर होते हैं उनसे आप बात नहीं कर पाइएगा अच्छा से, आपका कोई इज्जत ही नहीं रहता है। ठीक है, 4 नंबर का हमें आपका क ख और ग हो गया, तो आपको 3 में से किसी 2 का उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या देखिए। 5 में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 का उत्तर देना है, 3-3 करके मिलने वाला है। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया। तर्क सहित उत्तर लिखिए। क्या है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया है क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज की प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण में समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज में वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दिशा कब की बदली गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न रखकर ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। ये हमारा क का उत्तर हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है ख नंबर में। ख नंबर में है कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्या को रेखांकित किया गया है। तो खानाबदोश कहानी के आधुनिक युग के लिए बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताया है। पहला क्या है कि किसान अपने घरों के खराब माहौल के कारण छोड़ रहे हैं और वे पैसे कमाने के लिए शहर की ओर आ रहे हैं। दूसरा श्रमिकों का शोषण, दूसरा महिलाओं का शोषण और उच्च श्रेणी व्यक्तियों द्वारा निम्न श्रेणी का शोषण। ये हमारा खानाबदोश कहानी का है। अब ख नंबर हो गया। ग नंबर में देखिए क्या है।
गौ नंबर में थोड़ा बड़ा है आंसर। क्या है कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। इसका उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, लेखक मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए। उनकी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वही आलसपन के कारण समाप्त हो गई है। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं रहा। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई न कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग जाति, संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। इनमें स्वयं चलने की क्षमता है ही नहीं। इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति की अपने इशारों पर नाच रहा है। यह सही नहीं है। अतः लेखक कहता है कि हमें इसका कारण खोजना पड़ेगा। हम जब तक कारण की जड़ नहीं खोज पाएंगे तब हम समस्या को नहीं पहचान पाएंगे। हमें चाहिए कि समस्या को ढूंढे और उसका हल निकालें। हम भारतीयों में यही कमी है कि हम समस्या को तो पहचान लेते हैं लेकिन कारण की जड़ नहीं ढूंढते। जिस दिन हमने यह पहचान लिया उस दिन हमारे दिन फिर जाएंगे। ये हमारा गौ का उत्तर हो गया। तो यहाँ पे भी कौ खो गौ हो गया, तो आपको इसमें 2 का उत्तर दे देना है। 6 नंबर में अब आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाला है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 2 नंबर मार्क्स का है। सुधा अरोड़ा अथवा महादेवी वर्मा के 2 रचना का नाम लिखिए। तो पहला हम लिखते हैं सुधा अरोड़ा का 2 रचना का नाम, वगैरह तरासे हुए और युद्ध विराम। दूसरा है महादेवी वर्मा की रचना का नाम, सांध्य गीत और दीपशिखा। हो गया ये। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है, तो इसको आपको थोड़ा बड़ा कर निकला। प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों को वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया, पाठ के आधार पर बताएं। प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों को वर्तमान तरीकों में बहुत फर्क आया है। अब संचार के साधन सुलभ हो गए हैं, अतः इसके माध्यम से पहुंच सरल हो गई है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के साधनों में भी विकास हुआ। टीवी ने तो इसे बहुत सरल बना दिया। उस समय प्रचार प्रसार के लिए तांगे और फिल्म पोस्टर लगाए जाते थे तथा साथ में बैंड भी बजाया जाता था। यह समूह प्रचार करने के लिए नगर नगर घुमा करता था। सिंहगढ़ फिल्म का प्रचार प्रसार ऐसे ही किया गया था। पतंग को बनाने में प्रयोग होने वाले रंगीन कागज के अभिनेता तथा अभिनेत्री की तस्वीर छपी जाती थी। माध्यम से इस प्रकार प्रचार किया जाता है कि बस इसके लिए थोड़ा पैसा अधिक लगता है लेकिन सारा कार्य समय पर हो जाता है। इसको आप पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आयोजक इस प्रचार की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे आधुनिक देन है। इसको पढ़ लीजिए आप लोग अच्छा से। 7 नंबर का अब है हमारा अथवा में। अथवा जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अथवा में जो प्रश्न है तो इसको आप बनाना है ऊपर वाले को या नीचे वाला बनाना, जिसको आप मानो उसको नहीं। क्या है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें उभर कर आई है। क्या है कि इस पाठ में मकबूल के पिता व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें उभर कर आई। पहला है कि मकबूल के पिता ने देखा कि दादा की मृत्यु के दुख से उनका बेटा निकल नहीं पा रहा है। उन्होंने उनके साथ सख्ती से काम नहीं किया। उन्होंने उसको दाखिला बोर्डिंग में करवा दिया, यानी स्कूल में करवा दिया था। इस परिवर्तन ने लेखक के दादा को दुख भुलाने में सहायता की। इससे पता चलता है कि वो समझदार और पुत्र से प्रेम करने वाले पिता थे। दूसरा है कि अपने बेटे की प्रतिभा को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया, उसको पूरा समर्थन दिया। बेटे की कला देखकर वो उसके कायल हो गए और बेंद्रे साहब के कहने से उसके लिए ऑयल पेंटिंग का सामान मंगवा दिया। इससे पता चलता है कि वो कला के पारखी और योग्यताओं को पहचानने वाले इंसान थे। तीसरा हमारा लास्ट बचा हुआ है कि उन्होंने मकबूल के भविष्य को सोचकर उसे बढ़ावा दिया गया। इसके लिए उन्होंने अपनी पारिवारिक संबंधों को परवाह नहीं किए। इससे पता चलता है कि वो आगे की और सोचते थे, आगे की सोचते थे। ये हमारा अथवा वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो गया। अब लास्ट प्रश्न जो बचा हुआ है हमारा यहाँ पे, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा। इसमें 2 मार्क्स मिलने वाला है। लेखक के दादा की मृत्यु ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। यह उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया और किसी से बातचीत नहीं करता था। दादा की मृत्यु के बाद वह कई दिनों तक दादा के कमरे में ही बंद रहा। दादा की पुरानी अचकन पहनकर वह उन्हीं बिस्तर पर लेटा रहता था। इस तरह अपने दादा के पास ही सोने का आभास करता था। इन सारी बातों से पता चलता है कि दादा से विशेष लगाव था। और इसी में अथवा एक प्रश्न है, आपको ऊपर वाले बनाना है या नीचे वाले को बनाना है, ठीक है। हसन की कहानी अपनी जवानी पाठ में किन किन चित्रकार को जिक्र हुआ है, यानी कौन कौन से कैरेक्टर जो हुसैन की कहानी है उसमें है। तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के चित्रकार कौन कौन है, मकबूल फिदा हुसैन, वीरेंद्र साहब और बेंद्रे साहब। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा
कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले हम मॉडल सेट बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारा, चाहे तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।